हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर के 2025 के सेट नंबर 1 को लेकर आए हैं। और आज ये पार्ट नंबर 5 है। जिसने पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखना। और अब आपकी डेट शीट भी आ चुकी है, तो आपका केमिस्ट्री का पेपर 25 फरवरी का है। तो अब आप अपनी तैयारी को जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। और जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तो वो अनसॉल्व पेपर को तो ज़रूर ही पढ़ के जाना। उनका आधा पेपर ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। और उनको पढ़ना है पिछले 5 सालों का अनसॉल्व पेपर, तो ज़रूर ही करना है। इससे उन्हें एग्ज़ाम में खूब हेल्प मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5वें का ग घ और क्वेश्चन नंबर 6 को कराने वाले हैं। आइए तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज है पार्ट नंबर 5। जिसने इसका पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखना। और मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, तो आप उसमें जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का गै पूछा गया था कि निम्नलिखित उपसहज संयोजक यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो ये 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट पूछा गया था कि टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो इसका आपको सूत्र लिखना है। तो बच्चों, एक्वा से याद रखो, एक्वा होता है H2O, एक्वा होता है H2O। और अगर बात करें टेट्रा की तो टेट्रा होता है 4, ठीक है। और इसमें डाई होता है 2। अब सबसे पहला काम लिख करना है कि इसके सूत्र में आपको देखना है कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है। तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट। तो सबसे पहले उसको लिख दो, ठीक है, CO को। तो सबसे पहले हम केंद्रीय धातु परमाणु लिखते हैं और फिर लिखते हैं हम इसमें लिगेंड्स को। तो इसमें ये क्या है? तो ये और ये है लिगेंड। तो ये क्या लिखा है? तो ये है टेट्रा एमीन, यानी NH3 की 4 वाइज, क्योंकि आपको समझाया है टेट्रा का मतलब होता है 4। अब इसमें दूसरा लिगेंड है डाई एक्वा, यानी एक्वा का मतलब H2O और डाई का मतलब 2। तो ये हो गया डिब्बा बंद। अब आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है इसमें क्लोराइड, यानी लिखोगे आप Cl3। क्या लिखोगे? Cl3। और जो ये थर्ड है ये क्या है? तो ये तो ऑक्सीकरण संख्या होती है कोबाल्ट की, ठीक है। तो ये हो गया इसका उपसहज संयोजक यौगिक का सूत्र। अब अगला दे रखा था इसमें पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड। तो ये भी 1 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है क्रोमेट, 8 लग गया। तो इसका मतलब समझिए कि जो ये डिब्बा होता है इसके सीधे हाथ पे कुछ नहीं आएगा। जैसे ये डिब्बा था, इसके सीधे हाथ पे आया था क्योंकि इसमें कहीं भी 8 नहीं लगा था। पर इसमें 8 लगा है, तो इसके सीधे हाथ पे कुछ नहीं आएगा, इसके उल्टे हाथ पे आएगा। और उल्टे हाथ पे आपको क्या दे रखा है? तो इसमें दे रखा है पोटेशियम ट्राई, यानी पोटेशियम हो गया K और ट्राई का मतलब 3, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है आपको? तो आगे दे रखा है इसमें क्रोमेट, यानी Cr। तो ये आ गया हमारा Cr। और फिर क्या दे रखा है? ऑक्जेलेटो। कितने ऑक्जेलेटो? ट्राई। तो ऑक्जेलेटो का सूत्र होता है C2O4। ऑक्जेलेटो का सूत्र होता है C2O4। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल सा है। तो एग्जामिनर सोचेगा कि ये अधिकतर बच्चों को इसका सूत्र ही पता नहीं होगा, तो वो इसीलिए इसके देने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये है ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो का सूत्र होता है C2O4। और कितने हैं? ट्राई। तो इसकी आगे 3 वाइज। तो ये था इनका सूत्र, ठीक है। इन्हें अगर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको अच्छे तरीके से आ जाएंगे। अब इसमें सेकंड पार्ट दे रखा था कि FeCN6 4- तथा FeH2O6 2+ के तनु विलयनों के रंग भिन्न होते हैं, समझाइए। तो ये भी क्वेश्चन पूरे 2 नंबर का पूछा गया था। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। FeCN6 और साथ में क्या है? और साथ में है 4-। तो इसमें आपको सबसे पहला काम करना है कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? तो इसमें आपको सबसे पहले Fe की ऑक्सीकरण संख्या को निकालना है। तो और जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं उसको x मान लेते हैं। तो Fe की जगह आ गया x प्लस इस Cn की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। इधर इसलिए लिख रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो Cn की होती है -1 और इसमें कितने की गुना होगी? तो ये कितने हैं? 6 बराबर। और ये कितना है? -4। तो x 6 कम 6 माइनस का और बराबर माइनस के आ गए 4।
तो x बराबर होगा, जब ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो ये प्लस का 6 होगा, तो 6 में से 4 गया तो x आ गया प्लस का 2। इसका मतलब जो Fe की ऑक्सीकरण संख्या है तो वो है प्लस का 2। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। अब हम Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक है। तो Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, आर्गन का होता है 18, फिर आ जाएगा 3d6, 18 और 6 कितना हो गया? तो ये हो गया हमारा 24, और फिर आ जाएगा 4s2, ठीक है। पर इधर कितने का चार्ज है? इस पर +2 का चार्ज है, तो ये s क्या करेगा? s अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देगा। तो Fe 26 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन और 3d6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि s पर क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि इसके जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ये इसने त्याग दिए। तो अब इसके d कक्षक में हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो इसमें कितने डिब्बे होते हैं? 5, 1 2 3 4 5 डिब्बे होते हैं। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन है 6, तो इन्हें फिल कर दो, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब Fe के साथ क्या था? Fe के साथ है Cn। तो जो ये लिगेंड है, तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि जो भी लिगेंड दे रखा है तो वो कैसा लिगेंड है। तो जो Cn है, Cn एक प्रबल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? तो Cn एक प्रबल लिगेंड है। अगर ये प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? युग्मन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, ठीक है। जो भी लिगेंड प्रबल होता है तो वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करता है, यानी वो, जैसे ये आपको खाली कक्षक दिख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये इनका साथी बन जाएगा। कौन? Cn, ठीक है। तो इसमें कितने आ जाएंगे? तो अब ये इनका साथी बन जाएगा, तो अब ये इसका क्या कर देगा? अब ये इनका सबका जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। और जब ये इनका जोड़ा बन जाएगा, ये ऐसे थे ना, ऐसे था, ऐसे था और ऐसे था, क्या था? ये 3d6 था। अब इसमें क्या काम करेगा? जो ये एंड वाला इलेक्ट्रॉन है ये तो इसके पास आ जाएगा, और ये दूसरे नंबर वाला इसके पास आ जाएगा। तो अब इसके डी कक्षक में कैसे हो जाएगा? 1 2 3 4 5, तो ये हो गया, और इसके साथ ये आकर जुड़ गया, तो अब ये भी अकेला नहीं रहा, इसके साथ ये आकर जुड़ गया। अब ये 2 खाली हैं तो होने दो। तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 हैं, मतलब कोई भी अनपेयर है ही नहीं, मतलब इनके सबके साथी हैं, ठीक है। इतना तो आ गया, ये तो था इसका। अब हमें एक और चीज़ दे रखी थी, तो हम वो था ये FeH2O की होल 6 2+। क्या था अगला? अगला दे रखा था FeH2O की होल 6 और 2+। में आपको सबसे पहले क्या काम करना है? Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, जो कि आप निकाल चुके हो। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या आई थी प्लस का 2। कितनी आई थी? प्लस का 2। तो Fe की जगह रख दो प्लस का 2। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी? प्लस का 2 थी। तो अब करेंगे हम Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब वो भी हम कर चुके थे कि Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26 और इस पर प्लस का 2 चार्ज होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था आर्गन और 3d6, क्योंकि S जो था उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग दिए थे। तो अब इसका जो D कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 1 2 ऐसे थे ना, 6 हो गए पूरे, ठीक है। अब हमें देखना है, उसमें हमने देखा था Cn लिगेंड, इसमें हम देखेंगे H2O लिगेंड। तो जो ये H2O है ये एक दुर्बल लिगेंड है। H2O एक दुर्बल लिगेंड है, और जब ये दुर्बल लिगेंड है तो ये क्या नहीं करेगा? तो ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा, ठीक है। मतलब अगर है प्रबल इलेक्ट्रॉन, प्रबल है कोई लिगेंड, तो वो साथी बनता है, और अगर कोई लिगेंड दुर्बल है तो वो साथी नहीं बनता किसी का भी, ठीक है। तो वो अकेला ही रहना पसंद करता है और उन्हें भी अकेला छोड़ देता है। तो इसमें क्या होगा कि, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं था। तो इसका कारण क्या है? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको ये 2 दे दिए गए थे और इसमें पूछा था कि तनु विलयनों के रंग भिन्न होते हैं, समझाइए। मतलब
इसका कलर अलग होता है और इसका कलर अलग होता है, क्यों? तो वो इसलिए होता है कि इसमें तो हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और जबकि इस दूसरे में हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आप एग्जाम में इसका कारण लिख के आओगे तो बस यही है कि इनका कलर अलग क्यों होता है। तो इनका कलर अलग इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। तो आप इसके कारण में लिखोगे कि दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर के कारण, संख्या में अंतर हुआ ना, मतलब एक में तो है अयुग्मित एक में नहीं है, के कारण तनु विलयन के रंग भिन्न होते हैं। तो अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर इन दोनों की जगह आपको एग्जाम में कुछ और रखा मिले तो फिर इसमें आपको एकदम भी परेशान नहीं होना। तो सबसे पहले उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, जैसे यहाँ Fe दे रखा था, और फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और फिर देखना है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो जो लिगेंड दे रखा है वो प्रबल है, तो इसका मतलब कि इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। और अगर ये लिगेंड दुर्बल दे रखा है तो इसका मतलब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी कारण की वजह से इनके कलर अलग अलग होते हैं। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न पदों को समझाइए और आपको इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनके आंसर देने हैं। और ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का पूछा गया था, इसका मतलब इसमें हर एक पॉइंट एक एक नंबर का है। तो सबसे पहले पूछा गया था ज्विटर आयन क्या है। तो क्या पूछा गया? तो पूछा गया ज्विटर आयन क्या है। तो एमिनो अम्लों में एक कार्बोक्सिलिक समूह और एक एमीन समूह समान अणु में पाए जाते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आए ज्विटर आयन तो आपको समझना है, एक तो होता है इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा होता है इसमें एमीन समूह। तो जो इसका कार्बोक्सिलिक के साथ क्या होता है, अम्ल आता है, तो इसलिए ये कैसा होता है, तो ये होता है अम्लीय। और जबकि एमीन समूह होता है क्षारीय। आपको याद रखना है जैसी ज्विटर आयन आए तो इसमें एक होता है कार्बोक्सिलिक समूह, एक होता है एमीन समूह। और जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है तो वो अम्लीय होता है और एमीन समूह क्षारीय होता है। तो ये दोनों समान अणु में पाए जाते हैं। और दूसरी लाइन लिखनी है कि जलीय विलयन में ये क्या है, तो ये है कार्बोक्सिलिक समूह जो कि होता है COOH समूह, एक H आयन खोता है, मतलब इसमें से एक H चला जाता है। और जो ये एमीन समूह है यानी NH2 समूह उसे ग्रहण करता है। जैसे आप हो COOH, ठीक है, तो आप अपना एक H अपने बेस्ट फ्रेंड यानी NH2 को दे दोगे, ठीक है। तो आपने एक हाइड्रोजन दिया और उसने एक हाइड्रोजन आपसे फिर ले लिया। तो इस प्रकार ज्विटर आयन का निर्माण होता है। तो इसमें आपको केवल 2 ही लाइनें लिखनी है। एक तो ये कि इसमें ये 2 समूह होते हैं और दूसरी लाइन में लिख देना है कि अगर आप अपने दोस्त को एक H आयन दे दोगे तो वो उसको आपसे ले लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ज्विटर आयन का निर्माण होता है। तो अब आपको इसका एग्जाम्पल भी देना होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे पहले लेंगे हम अमीनो अम्ल यानी NH2, क्या NH2, और फिर होता है CHR और इसमें साथ में क्या जुड़ा होता है COOH, मतलब इसमें एमीन समूह और जो कार्बोक्सिलिक समूह दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कैसा होता है आपको पता है, ये होता है अम्लीय। अभी इसमें दिखाया ये कैसा है, अम्लीय है। और जबकि ये कैसा है, तो ये है क्षारीय। मतलब आप हो अम्लीय और आपका दोस्त है क्षारीय, ठीक है। और R क्या है, R है इसमें एल्किल समूह, कौन सा समूह, एल्किल, हाँ R है इसमें एल्किल समूह। अब ये क्या काम करेगा, अब जो ये है H अपना इसको दे देगा, तो अब इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे, तो अब इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। तो ये हो जाएगा NH3+, क्या हो जाएगा NH3+, क्योंकि इसने अपना एक +H इसको दे दिया है। तो ये हो जाएगा CHR, तो ऐसा ही लिखा जाएगा और यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O पे माइनस। समझ में आई बात, कैसे समझाया कि ये हाइड्रोजन आ गया इधर तो ये हो गया NH3+ और इस पर आ गया सिर्फ माइनस का चार्ज, ठीक है। मतलब जो ये था, मतलब आप थे COOH, तो आप किस में टूटे, आप टूटे तो COO है माइनस में और एक टूटे H+ में, तो अपने आपने H+ इसको दे दिया तो ये हो गया। तो ये है ज्विटर आयन।
अब अगला है पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध है? तो अगला है पेप्टाइड बंध, या फिर बोल सकते हो पेप्टाइड आबंध। मतलब चाहे बंध लिख लो या आबंध लिख लो, इसका मतलब होता है बॉन्ड। ठीक है, तो पेप्टाइड बंध होता है कि पेप्टाइड आबंध COOH समूह तथा NH2 समूह के मध्य बना एक आबंध होता है। अभी जैसा ज्विटर आयन में था ऐसा ही इसमें होता, पर इसमें इसके बंध की बात की जा रही है कि इन दोनों के बीच में जो भी बंध होता है, जैसे इसमें हम ले रहे हैं NH2 ले लिया यानी एमीन समूह, और ले लिया COOH, मतलब ये तो आप थे और ये आपका फ्रेंड था, और इनके बीच में क्या बंध बना है? तो इनके बीच में आया है CH2, तो इनका ये क्या बन गया? तो इनका हो गया बंध। तो आपका जो समूह है, आपका जो ग्रुप है, उसका नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम है? ग्लाइसिन नाम है। ठीक है, मतलब आपका, आपके दोस्त का और एक और दोस्त आया बीच में, तो आपने अपना एक ग्रुप बना लिया और उसका नाम हो गया ग्लाइसिन। ठीक है, अब क्या है साथ में? ये तो एक लाइन हो गई इसमें। अब दूसरी लाइन आपको लिखनी है कि दो एक जैसे अथवा भिन्न भिन्न एमिनो अम्लों के अणुओं। एमिनो अम्ल या तो दो एक जैसे होंगे या फिर अलग अलग होंगे। तो एमिनो अम्लों के अणुओं के मध्य अभिक्रिया अगर होती है तो एक अणु के एमिनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य संयोग से होती है। मतलब कि दो एक जैसे या अलग अलग एमिनो अम्ल के तो एमिनो समूह है, और यहाँ बात हो रही है एमिनो अम्ल की कि दो एक जैसे हों या फिर अलग अलग हों एमिनो अम्ल, इनके अणुओं के मध्य अगर अभिक्रिया होती है, अम्लों के एमिनो अम्लों के मध्य अगर अभिक्रिया होती है तो वो किसके संयोग से होती है? तो वो एक तो अणु होता है एमिनो समूह का और दूसरा अणु होता है कार्बोक्सिलिक समूह का, तो इनके मध्य संयोग से होती है। तो इसमें दूसरी लाइन थी ये। तीसरी लाइन में आप लिखोगे कि जिसके फलस्वरूप एक जल का अणु मुक्त होता है। तो आपको याद रखना है कि अगर पेप्टाइड बंध है तो इसमें एक जल का अणु निकलेगा, तथा पेप्टाइड आबंध बनता है, फिर इससे क्या बनेगा? CONH। कैसे बनेगा CONH? एक H तो मतलब NH2 था और साथ में COOH है, इसका तो एक H लिया और इसका OH लिया, है ना? तो एक H इसका, एक H इसका, तो H2 और साथ में O भी लिया आपका। तो ठीक है, तो आपको याद रखना है जो पेप्टाइड बंध है उसमें H2O निकल जाता है, तो उससे पेप्टाइड बंध क्या बनता है? तो आपको इसका नाम, मतलब इसका सूत्र याद रखना है। तो ये होता है CONH, क्योंकि आपसे OH ले लिया और आपके दोस्त से H आयन ले लिया उसने। ठीक है, और प्लस क्या बनेगा? NH2 है और ये CH है, इस बार दोस्त ये CH2 ना आकर CH3 आ गया, और ये क्या है? COOH है। तो अब इस ग्रुप का नाम क्या हो गया? तो इसका हो गया एलेनीन। एलेनीन। अगर आप दोनों दोस्तों के बीच में एक CH2 दोस्त आता है तो आप अपने ग्रुप का नाम रखते हो ग्लाइसिन, और अगर आप दोनों दोस्तों के बीच में आता है CH तो है और साथ में CH3 भी आ गया, मतलब इस बार आ गए दो, तो आपने अपने ग्रुप का नाम चेंज कर दिया, आपने रख दिया एलेनीन। ठीक है, आपको ये ऐसे और अच्छे से याद हो जाएगा। अब इसमें से क्या निकला है? तो इसमें से निकला है H2O। तो फिर क्या बन गया? तो इससे क्या बना है आपको पता है कि इसमें से आपका क्या निकला है? OH हट गया, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही लिखोगे, NH2 CH2 और COO, और ये NH2 है ना, NH2 CH2 COO, और अब जो H लिया है वो इससे लिया है, इससे तो OH ले लिया, इससे H ले लिया। ठीक है, तो NH, इसमें से एक H चला गया तो आ गया NH CH, और ऊपर क्या था? CH3, और इधर क्या है? इधर है COOH। तो अब इस ग्रुप का क्या नाम है? अब इस ग्रुप का नाम है ग्लाइसिन एलेनिन। मतलब अब इस पूरे ग्रुप का नाम हो जाएगा, आपने रख दिया है जब आपने H2O दे दिया तो आपके इस ग्रुप का नाम हो गया ग्लाइसिन एलेनिन, एक साथ जोड़ के रख दिया। ठीक है, तो इसका नाम लिखने की यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो आ जाएगा ग्लाइसिन एलेनिन। आ गया समझ में आपको? अब तीसरा है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। क्या है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना? तो ये क्या होती है कि प्रोटीन की प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो अम्ल विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं, और दूसरी लाइन में लिखना है एमिनो अम्लों के इसी विशिष्ट क्रम को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। समझ में आई? इसमें आपको बस 3 लाइन लिखनी है, मतलब इससे यह सिद्ध होता है कि
कुल मिलाकर इसमें बात है एमिनो अम्ल की, कि एमिनो अम्ल जो होते हैं तो वो इसमें विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं। एमिनो अम्ल इसमें विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं और अमीनो अम्लों के इसी विशिष्ट क्रम को ही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में आता है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना तो याद रखना है कि इसमें एमिनो अम्ल विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं बस, और इसी को ही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। और बस एमिनो अम्ल से पहले ये लाइन भी लिख देना कि इस प्रोटीन की प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो अम्ल विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं। और इसका उदाहरण है हीमोग्लोबिन। क्या है इसका उदाहरण? है हीमोग्लोबिन। अब जैसे पॉलीपेप्टाइड एमिनो अम्ल हुआ AA, तो ये एक डिब्बे में हो गया बंद। दूसरा एमिनो अम्ल हुआ ये, ठीक है। तीसरा एमिनो अम्ल हुआ ये, चौथा एमिनो अम्ल हुआ ये, और ऐसे ही ये क्या बन रही है? तो ये बन रही है एक श्रृंखला, यानी चैन। ये आपस में जुड़े पड़े हैं, ठीक है। तो ये जो आपस में जुड़े हैं यही क्या है? तो ये है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं इसे। तो ये था प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, जिसमें एमिनो अम्ल विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं, और वो भी कौन सी श्रृंखला में होते हैं? तो ये होते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में। और आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। अगला पूछा गया था कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है कि ये शर्कराएं होती हैं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, तो ये शर्कराएं होती हैं। मतलब पॉली का मतलब होती है खूब सारी, ठीक है। तो जिनका एक अणु जल अपघटन करके, मतलब इनका एक अणु जल अपघटन करके मोनोसैकेराइड, और इस मोनो का मतलब होता है एक, तो एक सैकेराइड के अनेक अणु देता है। मतलब पॉलीसैकेराइड वे शर्कराएं होती हैं जिनका एक अणु जल अपघटन करके मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देता है। और ये कैसे होते हैं? तो ये अक्रिस्टलीय, स्वादहीन तथा जल में अविलय होते हैं। मतलब इनके ये 3 पॉइंट याद रखना है कि ये कैसे होते हैं। तो ये अक्रिस्टलीय होते हैं, स्वादहीन होते हैं, मतलब इनका कोई स्वाद नहीं होता, और तीसरा ये जल में अविलय होते हैं, यानी जल में ये घुलते नहीं हैं। और इनकी प्रकृति कैसी होती है? तो यह प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। मतलब कि ये हमारी प्रकृति में सर्वाधिक और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो एक तो ये शर्कराएं होती हैं, और दूसरा ये कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जैव बहुलक भी कहलाते हैं। तो ये जैव बहुलक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी मतलब कि ये प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये जैव बहुलक भी कहलाते हैं। और इनके 3 एग्जाम्पल है, एक है स्टार्च, दूसरा है सेलुलोज, और तीसरा है ग्लाइकोजन आदि। तो आपको एमसीक्यू में ये 4 पॉइंट दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इसमें से पॉलीसैकेराइड कौन सा है। तो आपको इनके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखनी है आपको, और आपको ये 5 पॉइंट दे दिए। इसका मतलब 1 पॉइंट 1 नंबर का है। तो इन्हें करने से पहले आपको ये बातें जरूर पता होनी चाहिए कि अगर कहीं लिखा है मेथ, तो इसका मतलब उसमें 1 कार्बन है, एथ 2 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन, और ब्यूट 4 कार्बन, और जबकि पेंट 5 कार्बन। और एन लिखा है तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, और ईन लिखा है तो इसका मतलब होता है कि डबल बॉन्ड है, ठीक है। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, तभी आप पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सबसे पहले पूछा गया था क्या? तो इसमें सबसे पहले पूछा गया था 2-chloro-3-मेथिल पेंटेन। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? पहले तो आपको दिख रहा है इसमें क्या है? पेंट। अभी बताया था इसमें कितने कार्बन होते हैं, तो इसमें होते हैं 5 कार्बन। तो 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 कार्बन हो गए, ठीक है। और क्या है? एन। पेंट के साथ क्या है? एन। और एन को समझाया है क्या होता है, तो ये होता है सिंगल बॉन्ड। तो इनके सब के साथ लगा दो सिंगल बॉन्ड। और आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो मतलब जैसे ये कार्बन है तो इसके चारों ओर हाइड्रोजन होंगे, मतलब इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं चारों तरफ, क्योंकि इसकी संयोजकता होती है 4। तो अब ये अकेला कार्बन है तो इसके इधर तो है, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। अब ये कार्बन है, 1 और 2 ही हो गए,
3 4। अब इसके लिए देखते हैं 1 2 3 4। अब इसके लिए 1 2 3 4 और इसके लिए 1 2 3 4। अब हम दूसरा काम करेंगे इसकी नंबरिंग करने का। तो या तो इधर से शुरू कर दो या फिर इधर से शुरू कर दो। तो हम यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4 5। आ गया इतना। अब आपको इधर से देखना है क्या क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है 2 क्लोरो, यानी दूसरे नंबर पर क्या रखना है, तो दूसरे नंबर पर आपको रखना है क्लोरो। तो दूसरा नंबर ये है, इसके या इधर वो Cl को रख दो या इधर रख दो, ठीक है, रख दिया। अब इसमें बोला गया 3 मेथिल, मतलब इसके तीसरे नंबर पे आपको रखना है मेथिल। तो तीसरा नंबर है ये, या तो इधर रखो मेथिल या इधर, तो हम इधर ही रख रहे हैं। और मेथिल का सूत्र होता है CH3, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका नाम। अब जहाँ जहाँ डंडे बचे हैं उधर हाइड्रोजन को जोड़ दो, ठीक है, बस। तो ये इसका संरचना सूत्र हो चुका है, ठीक है। तो बस ये थी इसकी संरचना। तो ये पूरी 1 नंबर की है। अब अगली संरचना दे रखी है आपको, पहले दे रखा है ईन। आपको बताया है ईन का मतलब कितने बॉन्ड, ईन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और क्या दे रखा है ब्यूट, ब्यूट का बता रखा है कितने कार्बन, ब्यूट के होते हैं 4 कार्बन। तो इसमें पहले लगाओ 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन हो गए। अब इसमें क्या दे रखा है, अब कर दो इसकी नंबरिंग। तो 1 2 3 4 नंबरिंग हो चुकी है। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ईन की वजह से। तो पर ईन के आगे क्या लिखा है 2, तो इसका मतलब इसके दूसरे नंबर पर क्या लगेगा, तो इसके दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड लगेगा। तो इनके बीच में लगा दो इसमें डबल बॉन्ड और सबके बीच में कर दो सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसमें स्पेशल कहा गया है 2 ईन, मतलब दूसरे नंबर पर ही तुम्हें डबल बॉन्ड लगाना है। और अब इसे पूरा कर दो, क्योंकि कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो 1 2 3 4। अब इस कार्बन के लिए तो ये कितने हो गए, 1 2 3 और 1 4। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कभी इधर भी आप हाइड्रोजन को जोड़ दो, ऐसे नहीं जोड़ना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो इस कार्बन के साथ एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और 2 ये बॉन्ड है, हो गया 4 बॉन्ड। अब इस कार्बन को देखें तो इसके साथ 1 और 2 3 और 1 4, या तो ऊपर कर दो या नीचे कर दो एक ही जगह। और इस वाले कार्बन के साथ 1 2 3 4। तो अब इनके साथ हाइड्रोजन को जोड़ दो, और अभी नहीं जोड़ो, सॉरी अभी नहीं जोड़ना, पहले ये देखना है क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है 1 और 4 नंबर पर आपको क्या रखना है, तो इस पर रखना है डाई ब्रोमो। क्या रखना है, डाई ब्रोमो, यानी Br को। यहाँ पर क्या आएगा Br, एक तो आएगा 1 नंबर पर और एक दूसरा आएगा चौथे नंबर पर, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया 1 4 डाई ब्रोमो। तो 1 नंबर पर और चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, तो इन पर आ जाएगा Br। आ गया। अब क्या पूछा है, अब पूछा है बस यही है, और सब जगह आप लगा दो हाइड्रोजन, ठीक है, आ गया हाइड्रोजन। अब इसमें तीसरे नंबर में पूछा गया था 1 ब्रोमो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, और आपको बता रखा है प्रोप का मतलब होते हैं 3 कार्बन, एन का मतलब होता है इनमें सिंगल बॉन्ड। तो 3 कार्बन लगाओ, 1 2 3, और क्या है सिंगल बॉन्ड कर दो इनके सबके साथ, ठीक है। और क्या दे रखा है, अब फिर कर दो इसकी नंबरिंग, हो गया इतना। अब आपको दे रखा है 1 ब्रोमो, मतलब 1 नंबर पर लगाना है Br को, और फिर लिखा है 2 और 2 डाई मेथिल, क्या लिखा है, और फिर लिखा है 2 2 डाई मेथिल, मेथिल करना है दूसरे नंबर पर, वो भी कितनी जगह, 2 जगह। तो एक तो हो गया मेथिल ये CH3, एक मेथिल हो गया ये CH3, क्योंकि दूसरे ही नंबर पर 2 2 लिखा है, क्या करना है डाई मेथिल। तो ये हो गया, बस हो गया ये। अब जो जगह बची है उसमें आपको हाइड्रोजन को फिल कर देना है। तो ये है इसका संरचना सूत्र। अब अगला पूछा गया है 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 2 ईन, ठीक है। ईन का मतलब बताया है क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। ब्यूट का मतलब बताया है कितने कार्बन, 4 कार्बन। तो पहले 1 2 3 4 कार्बन करो, फिर इसमें करो नंबरिंग 1 2 3 4, और फिर आपको दिया है ईन, इन का मतलब लगना है डबल बॉन्ड, और किस नंबर पर, 2 नंबर पर। तो जो ये 2 नंबर वाला है इसके और इसके बीच में आ गया डबल बॉन्ड, और सबके बीच में आएगा सिंगल बॉन्ड। तो ये आ जाएगा ऐसे करके ऐसे, और यहाँ, और इनके साथ हाइड्रोजन अभी नहीं जोड़ना, पहले इसको देखो इसमें क्या दिया गया। तो इसमें दिया गया 1 ब्रोमो, यानी 1 नंबर पर आएगा Br, दूसरे पर आएगा मेथिल CH3, और सब पे आएगा हाइड्रोजन। बस हो गया ये इसका संरचना सूत्र। समझ में तो आ रहा है कैसे कैसे करना है। अब आखिरी दे रखा है इसमें 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन,
तो सबसे पहले बनाओ आप बेंजीन रिंग। तो ये है आपकी बेंजीन रिंग। अब इसमें नंबरिंग करें अगर हम बेंजीन रिंग में, तो एक नंबर यहाँ, दूसरा इस पे, तीसरा इस पे, चौथा इस पे, पांचवा इस पे, छह इस पे, क्योंकि इसका सूत्र होता है C6H6। ये किसका सूत्र है? तो ये है बेंजीन का सूत्र C6H6। ठीक है, तो इस पर लिखा है एक नंबर पर रखना है क्लोरो को, तो एक नंबर है ये, इस पर रख दिया Cl को। दूसरे नंबर पर रखना है मेथिल, तो दूसरा नंबर है ये, मेथिल का सूत्र होता है CH3। तो ये तो आपको समझाने के लिए करिए, पर आपको एग्जाम में करके आना है ऐसे। बेंजीन रिंग हुई और आपको ऐसे पता चल गया कि इस पर रखना है Cl और इस पर आ गया CH3। तो ये हो गया आपका संरचना सूत्र पूरे। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।